बिल्कुल सटीक न्यूज बीएसएन के पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह से भारत जिन परिस्थितियों में आज के हालात हैं, अक्सर सभी उन्हीं परिस्थितियों के बारे में सोच रहे होंगे। और ऐसी परिस्थितियों में क्यों ना हम एक ऐसे मेहमान को बुलाएं जिनका एक्सपीरियंस इसी फील्ड में रहा हो और हमें वो बताएं कि वाकई जो इस वक्त हालात चल रहे हैं हमारे पड़ोसी देश के साथ, हमारे यहाँ के भारत में जो पहलगांव आतंकी हमले को लेकर जो टेंशन चल रही है, तो कुछ बारीकियां जानेंगे उनसे। और ये मेहमान खाली हम ऐसे नहीं, इस शख्सियत के बारे में और भी कुछ कहा जा सकता है। ये बहुत ही एक्स आर्मी तो है ही, लेकिन इनकी एक और खासियत भी है। उस खासियत से भी मैं आपको पॉडकास्ट के बीच में रूबरू कराऊंगा। अब मैं परिचय कराने जा रहा हूं। मेरे साथ कर्नल आरसी चड्ढा है, रमेश चंद्र चड्ढा, और वो गुड़गांव में बहुत पुराने और बहुत परिचित नाम है, क्योंकि उनका जो नेचर है वो सबके साथ मिलते जुलते हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं। और मैं कर्नल चड्ढा, आपका स्वागत है बीएसएन के स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया और चांस दिया, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ आपके साथ। ये परिचय हो गया। मैं इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको कि कर्नल चड्ढा वॉरियर तो है ही। इन्होंने 3 युद्ध लड़े हैं, चाहे वो 1965 का इंडो पाक वार, 71 का इंडो पाक वार हो, या उल्फा के साथ असम में उन्होंने बैक टू बैक, जिस तरह का जो उल्फा की एक बहुत बड़ी स्थिति जो हमारे साथ हमारे देश के लोगों ने देखी, और उसके बाद चाहे कारगिल का वार हो, तो वो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारा इनके पास तजर्बा है, न केवल उन परिस्थितियों का बल्कि युद्ध और लड़ाई की स्थिति में एक आर्मी मैन, एक सैनिक किन परिस्थितियों में होता है। तो मैं सीधे कर्नल चड्ढा के पास जाना चाहूँगा और उनसे ये जानूंगा कि पहलगांव के आतंकी हमले के बाद जो हमने 26 लोग खोए, उसके बाद जो कल रात को जो हमारे जवाबी हमला हुआ, जो हमारे देश ने, हमारी देश की आर्मी ने 9 जगहों पर स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, कुल मिलाकर 9 जगह पर ये किया। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि इसके बाद की स्थिति क्या बनने वाली है। सबसे पहले तो मैं पहलगाम के जो हमारे यंग शहीद हुए, मैं शहीद ही बोलूँगा, जी वाकई वो शहीद हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और इस वक्त पूरे देश में दुख का एक माहौल था जब से ये कांड हुआ है, गुस्सा भी है जी, और हर आदमी कहता था कि भी इसका बदला किया जाए, इसका बदला लिया और हमारे मोदी साहब ने भी देर नहीं लगाई, दूसरे दिन ही बोला कि जितने भी आतंकवादी हैं जिन्होंने ये कांड किया है उनको चुन चुन के मारेंगे जी। और मोदी साहब का मैंने देखा है, जो भी बोलते हैं करके दिखाते हैं जी। और ये हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि ऊपर वाले ने मोदी साहब को दिए हमारे को पहले जितने भी हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे थे या दूसरी सरकारें रही थी, इतने इतनी इवेंट्स हुई जहाँ पर आतंकवादियों ने मतलब कोहराम मचा रखा था, चाहे बॉम्बे में हुआ हो या दूसरी जगह हो, लेकिन इन लोगों ने कोई एक्शन लिया। ये तो मोदी साहब ही थे जिन्होंने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक ली। और सच पूछो तो इवन मैं फौजी होके, हालांकि मैंने लड़ाई भी लड़ी है, मैं नहीं सोचता था कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमारे माइंडसेट में, फौजियों की माइंडसेट में एक हम डिफेंसिव वे से चलते थे, डरते थे सच पूछो तो। मुझे याद है 71 से पहले, शायद आपको मालूम नहीं है कि जब 47 में हमारा पार्टीशन रिलीजन के बेस पे पार्टीशन हुआ जी, तो उसके बाद हमारे जो यहाँ से हमारे फौजी गए अपना जो इलाका फ्री करवाने के लिए, जो रजाकारों ने कैप्चर कर लिया था अप टू बारामूला जी। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो जवान थे, सिख बटालियन थी, उन्होंने क्लियर भी करवा दिया था और उड़ी तक पहुंचे। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी, वो
यूनाइटेड नेशन में चले गए, जिसकी वजह से लड़ाई बंद हो गई। और उसके बाद उन्होंने, यूनाइटेड नेशन वालों ने वहाँ पर श्रीनगर में गुपकार रोड, जहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं जी, वहाँ पर अनमोगिप हेडक्वार्टर खोल रखा, यूनाइटेड नेशन मोबाइल ऑब्जर्वर ग्रुप। जी, तो मुझे याद है 71 से पहले जहाँ मैंने लड़ाई ली, हमारे वो जो बंकर थे संगर, यानी कि पत्थरों के बने हुए थे, जी, तो गिरगिरा जाते थे, बर्फ पड़ती, तो हम जब रिपेयर करते थे तो पाकिस्तान वाले कंप्लेन करते थे कि देखो जी इन्होंने बंकर रिपेयर किया। तो फिर कोई कनाडा से, कोई न्यूजीलैंड से ये अफसर आते थे उनके, जी, अनमोगिप के, जी, उनको शराब पिलानी पड़ती थी, बड़ी फ्रैंक भी थी वो, क्योंकि हमारे सीनियर जो अफसर थे वो डरते थे कोई ऐसी रिपोर्ट ना मिल जाए, जी, इतना डर था। उसके बाद जी हमारे बंकर गिरा के जाते थे वो। और आप हैरान हो गए जब 71 में लड़ाई में हम अटैक मारने गए 3 दिसंबर को, उनके भी संघर्ष नजर आ रहे हैं हमारे को। लेकिन जो वहां गए फर्स्ट अटैक में, उनके जो बंकर, कम्युनिकेशन ट्रेंचेस सीमेंटेड थे, जिसकी वजह से हमने उनके मारे, लेकिन हमारी भी कैजुअलिटी उसकी वजह से हुई। मेरा मतलब दे वर सो बायस्ड, इवन यूनाइटेड नेशन वाले भी जी, तो इसलिए हमेशा डिफेंसिव पे रहते थे। फिर एक और बात है, एक बार वो फौजी दिमाग होता है ना खाली जवान का, आमने सामने, क्योंकि जो J&K की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो आमने सामने तकरीबन है। तो एक जवान ने, कुत्ता था वो, इधर भी जाता था उधर भी जाता था, तो ऐसे किसी ने गले में कुछ लिख लगा के भिजवा दिया वहाँ। तो वहाँ से जबरदस्त फायर आया पाकिस्तान से, और उन्होंने ये लिखा कि भाई तुम्हारे धोती प्रसाद जो है ना, आपको तो वहाँ से हुक्म आएगा दिल्ली से, हमारी तो जेब में है, ये फैक्ट है, हम तब भी फायर नहीं कर सकते थे। ये तो मिसेस गांधी जस्ट बिफोर 71 वॉर, तो हमारे जो कमांडरों ने बोला कि सर ये क्या है, मतलब ये तो डिफेंसिव रहेगा, कैसे होगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी आप भी फायर किया करो। लेकिन फिर भी वो जैसे मोदी साहब ने हुक्म दे रखा ना आगे वाले फ्रंट कमांडरों को, डू व्हाटएवर यू फील लाइक, अगर वो एक काटते साल 10 मारो, वो चीज़ नहीं थी फिर भी जी। तो ये डिफेंसिव वाला जो है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं हैरान हो गई, हम लोग हैरान हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई रातों रात। और वो आई वुड से भी हमारे फ्रेंड है कंट्री, दैट इज इजराइल, दे आर हाईली टेक्निकल में, इंटेलिजेंस में सुपर है इन दैट वे, उनकी मदद से किया। अभी भी इजराइल ऑलरेडी लैंडेड हियर, ये जो कल है उनकी मदद से हुआ है। जी, तो आपका मानना है कि इसमें अभी भी, हालांकि इजराइल तो गाजा युद्ध में अभी फंसा हुआ है, वहाँ एक और लड़ाई लड़ी जा रही है, काफ़ी मतलब बड़ी लड़ाई है, उसको छोटी लड़ाई फिलिस्तीन के साथ जो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खाली फिलिस्तीन नहीं है वहाँ, बिल्कुल खाली हमास नहीं है वहाँ, उनके पीछे जो बैक है वो और दूसरा कंट्री की, मैं समझता हूँ। तो मेरा ख्याल से उसके बावजूद भी अगर इजराइल की भूमिका इस पूरे उसमें आप मानते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये दोस्ती का एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। मैं जानना चाहूँगा कि जो रात को 9 जगह पर हम लोगों ने स्ट्राइक की, क्या अभी हम इन चीज़ों का कंटिन्यूएशन और देख रहे हैं? ऐसा है, मोदी साहब ने बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, वुड से। जो लड़ाई है ये पुश बटन वाली नहीं है कि जी, पुश बटन को लड़ाई शुरू हो गई, जी, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। देखिए जितने भी एमुनेशन है, राशंस हैं, दूसरे इक्विपमेंट है, और फिर हम जो हमारी जो पीस स्टेशन में जितनी भी यूनिट्स हैं सब जगह डिप्लॉयड होती हैं, या जी, 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 पीस स्टेशन भी होती हैं। जी, लेकिन हर यूनिट को मालूम होता है कि अब जब लड़ाई होगी तो हमने कहाँ जाना है, जी, तो उनको मूव करना पड़ता है, कहीं मद्रास से करना पड़ता है, कहीं कहीं से ऐसा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद रिजर्व होते हैं, जी, मतलब एक तो कमांड रिजर्व होते हैं, आर्मी रिजर्व होते हैं, फिर कंट्री रिजर्व भी होते हैं। जी, तो रातों रात जितना भी हमारी कमी पेशी होती है, कोई गाड़ियाँ कमी हैं, कोई वेपन्स कमी है, तो रातों रात वहाँ आता है। पूरी तैयारी। ये मेरा एक्सपीरियंस 71 का है। जी, तो इस तरीके से टाइम लगता है। फिर मुझे छुट्टी कैंसिल हो जाती है, ये ड्रिल जैसे कल बताया कि ड्रिल होगी आज, ये भी दीज आर कॉल्ड बैटल इंडिकेशंस, ठीक है ना। तो खैर हमने मेंटली तो प्रिपेयर्ड थे, जी, जी। और मोदी साहब ने सभी हमारी नहीं देखिए बिल्कुल
एक कहा गया कि कल पूरे देश के 300 जिले में मॉक ड्रिल की जाएगी और हम सब लोग मॉक ड्रिल के लिए तैयार थे और पता लगा कि रात को स्ट्राइक हो गई। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जो वॉर स्ट्रेटजी है वो बनानी पड़ती होगी। पर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो लड़ाइयाँ आपने लड़ी 1971 की जो लड़ाई देखी आपने लड़ी वो तो आपने, और अब की देखी, तो मेरे ख्याल से वॉर में भी बहुत डिफरेंस है। हम बताएं आपको जी, 71 में जब हम अटैक के लिए गए 3 दिसंबर को, रिंग कंटूर वाज आवर ऑब्जेक्टिव एंड यू विल बी सरप्राइज, जो हमारे पास रेडियो सेट यानी कि वो क्या वॉकी टॉकी, नहीं रेडियो सेट बोलते हैं, वायरलेस सेट वो ANPRC 25 का नाम था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थे जी। उसमें 3 चैनल होते थे और जब हम बात करते थे पाकिस्तानी वाले फट पकड़ के हमारे को रोक देते थे, ब्लॉक कर देते थे। मतलब हम अपने ट्रूप्स को हुक्म पास कर रहे हैं वो नहीं करने देते थे। और यू विल बी सरप्राइज, जब हमने कैप्चर किया उनका एक इक्विपमेंट, जैसे पुराने जमाने में रेडियो होता था, ऐसे घुमा हुआ चैनल पकड़ लेता था, तो उनके पास फ्रीक्वेंसी सेट, हाँ उनके पास अमेरिकन था, दे यूज्ड टू कैच इन नो टाइम। अच्छा, उनके वेपन्स मच बेटर, हमारे से मच बेटर, हमारे तो पुराने थे, तो हमारे को बड़े हैंडीकैप था। फिर भी एक्चुअली लड़ाई होती है, इट्स अ मैन बिहाइंड द वेपन, याद रखना। जो पाकिस्तानीज हैं, सोल्जर्स आर गुड, मैं खुद बोल रहा हूँ, हम हमारे जैसे ही हैं, सोल्जर्स आर गुड, लेकिन उनका अफसर है ना वो अंग्रेज टाइप है, क्योंकि उनके मुंह पे खून लगा हुआ है, करप्शन कर रखी है। वो कभी पिक्टों में भी नहीं आते थे, आमने सामने भी। कभी कभी देखा भी, आज सुबह से बड़ी तैयारी हो रही है तो बात होती थी, बात नहीं, हाँ फिर कहते साहब आज हमारे साहब आ रहे हैं और हमारे तो पिकेट के ऊपर ही 24 घंटे अफसर रहता था। अच्छा, फिर हमारे को जब हुक्म पास करते हैं लड़ाई के बाद, हम बोलते हैं लास्ट जवान और लास्ट बुलेट यहीं पर रहेगा, मूव नहीं करेगा। पाकिस्तानी को हमने ये देखा 71 में भी कि जब जरा सा प्रेशर आता ना तो भाग खड़े होते हैं, भाग कर देते हैं। नहीं हाँ। ये तो हिंदुस्तानियों का। और ये जो हम लड़ाई जो भी लड़ती है, हालांकि हमारे इक्विपमेंट दो इतने अच्छे नहीं थे उस जमाने में, फिर भी हमने लड़ाई जो जीती है तो सिर्फ हमारी लीडरशिप, हिंदुस्तानी सोल्जर्स का एक जज्बा है कि अफसरों की लीडरशिप, आखिरी सांस तक, बिल्कुल आखिरी सांस तक। ये बहुत बड़ी बात है जी जी। ये हमें फकर होना चाहिए हमारे जीवन में। मैं वो थोड़ा सा दोबारा उसी सवाल पे आऊंगा कि आपको क्या लगता है कि ये वॉर, क्योंकि जिस तरह से उनके रक्षा मंत्री का आज सुबह बयान आया कि अगर इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, पाकिस्तान का है जी, तो क्या आपको दिख रहा है कि अभी ये सिलसिला और आगे चलेगा हिंदुस्तान की तरफ से? ऐसा है, आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। पाकिस्तान, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा जिस दो परिस्थितियां। ठीक है, पाकिस्तान है जाओ, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो वॉर लड़ सके जी। इकॉनमी उसकी डाउन है, उधर से अफगानिस्तान और बलूच वाले उनको जान को खाए हुए हैं, हर रोज 7, 8, 10 मरते हैं। कल भी मरे, 2 मोर्चों पे अभी पीछे ट्रेन पे उन्होंने हमला किए, बड़ी छोटी सी बात नहीं है। अच्छा, फिर उनका TTK जो है वहां पर, वो थ्रू अफगानिस्तान वाले तारीख तालिबान, तो उनके लिए वैसे भी, तो वो तो बिल्कुल उनके लिए नासूर बने हुए हैं। तो दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू, ये उनका पार्ट है। मैं अपने पार्ट की बात करता हूँ। ऐसा कि हम तैयार हैं जी, हम बिल्कुल तैयार हैं, बता रहा हूँ आपको मैं। और हमारे साथ तो देखिए
पूरे वर्ल्ड वाले लीडर्स भी कंट्रीज हमारे साथ हैं, मॉरल सपोर्ट हमारे साथ। मॉरल सपोर्ट भी है, और इजराइल भी हमारे साथ है। आई एम प्राउड ऑफ इजराइल, सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, जो सबसे पहले रसिया पुतिन का मैसेज आया, मैं देख रहा था। रशिया बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव टू राइट टू गो फॉर। देखो जी 71 वार की वार में जब बांग्लादेश में हमारी फौज लड़ रही थी, तो अमेरिकन ने अपना बेड़ा भिजवा दिया था, 7th फ्लीट है जी, और पुतिन ने उससे पहले वहाँ ये बहुत बड़ी बात है जी। और इन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी हमारे को हमेशा सपोर्ट की है, तो दे आर ऑल्सो ट्रस्टेड फ्रेंड, याद रखना पुतिन वाला। नो डाउट। ये जो अभी आप बोल रहे हो, ऐसा है, मोदी साहब ने भी ये बोला है, रादर ये हमारी थिंकिंग है। अभी सिर्फ हमने पीओके या जो ऐसे टारगेट थे जहां पर ये आतंकवादियों के अड्डे थे या रहते हैं, उनके ऊपर सिर्फ मैं उनका हमारे आर्मी चीफ का हैंडल पर पढ़ रहा था, नरवणे जी का। उन्होंने सुबह लिखा अपने हैंडल पे कि पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, मैं वही बोल रहा, अभी उन्होंने ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो रिएक्ट करते हैं, अगर नहीं, वो तो चलो, उन्होंने तो, उनके रक्षा मंत्री का ये बयान आया, मैं नहीं, हमने भी बोला ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहा था कि अगर इंडिया आगे नहीं बढ़ता है, दोबारा अटैक नहीं करता है, तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। वो तो शुक्र मना रहे हैं कि ठीक बात है। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैं बहुत सारे लोगों को ओपिनियन जानना चाह रहा था, लोगों से बात भी हुई कई लोगों से, तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से हमारे आर्मी चीफ ने भी एक मैसेज दिया कि पिक्चर अभी बाकी है, तो मेरे ख्याल से अभी जो हम लोगों ने प्लानिंग, जो हमारी आर्मी ने, हमारी इंडियन एयर फोर्स ने, इंडियन नेवी ने, क्योंकि नेवी जिस तरह से बेड़ा कराची के पास है, तो खाली हाथ मुझे नहीं लगता कि नेवी भी लौटने वाली होगी। नहीं, एक्चुअली क्या नेवल में ऐसा, नेवी स्ट्रेंथ इज कंसर्न, पाकिस्तान इज वेरी वेरी वीक, और हमने बेड़ा भिजवा दिए। उधर से रशिया का भी एक बेड़ा आ रहा है हमारे, तो उनका वैसे एम है, अगर मान लो बढ़ती है लड़ाई, सामरिक अगर दृष्टि से देखा जाए, तो हिंद महासागर के हम किंग हैं। हिंद महासागर में हमारा कोई बिल्कुल तोड़ नहीं है किसी के पास भी, चाहे वो चाइना हो, चाहे कोई भी हो, हम हिंद महासागर में के किंग हैं। हिंद महासागर में हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और हमारा बेड़ा अभी हिंद महासागर में है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है, पिक्चर अभी बाकी है, तो आपकी दृष्टि में क्या लगता है कि अभी कुछ और होगा? देखो, इनका जब लड़ाई होती है तो जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो हमें टारगेट देते हैं या एम देते हैं जी। तो मेरे हिसाब से एम ये था, या तो पीओकी जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो 47 में इन्होंने हमारा कब्जा किया था, उसको लेने का, और दूसरा कराची का सत्यानाश करना बिकॉज ऑफ नेवल स्ट्रेंथ। ये दो हैं, और अभी भी कुछ हुआ तो पहले नेवल वाले एक्शन लेंगे। मैं वही जानना चाह रहा था, मैं आपके विचार जानना। और पीओके मैं बता रहा हूँ आपको, 65 में वॉर हुई, और उनका क्या जिब्राल्टर क्या नाम था उसका, जो भी उठाया, तो हमने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके 2 बड़े स्ट्रेटेजिक पोस्ट कैप्चर की। एक था 13620 कारगिल, वो ऐसा डोमिनेटिंग हाइट है कि पूरे ब्रिगेड को मतलब ऑब्जर्व करते थे, मतलब वो देख रहे थे ब्रिगेड कमांडर निकला, चाय पी, वो इतना था। फिर वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो सारी गाड़ी उसी से जाती थी, बीच में रिवर थी, ऐसे पहाड़ था, वो 3620 बहुत ऊंची, और इधर हम थे, तो उसको हमने कैप्चर किया। 65 में हमारे 600 से ज़्यादा जवान का शहीद हो गए जी। और दूसरा टारगेट था हाजिरपीर दर्रा, हाजीपुर, हाँ, वो भी पीओके में आता है, बहुत मशहूर। वो मशहूर क्यों होता है? हमारे जनरल दयाल, ही वाज मेजर एट दैट टाइम, वो बहुत मशहूर वार है। हाँ, मेजर दयाल, ही वाज मेजर दयाल, ही रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट जनरल जी, पैरा के थे, फर्स्ट पैरा के। तो वो कैप्चर किया हमने। उसका मतलब ये था कि ये है पुंछ और ये है रजौरी, और बीच में है हाजीपीर दर्रा जी। टोटल डिस्टेंस यहाँ से ओनली 11 किलोमीटर जी, अगर हमारे पास है। अगर नहीं है तो पूरा पहले श्रीनगर आएंगे, जम्मू आएंगे, 6 दिन लगेंगे वहाँ जाके जी।
तो ये होता है, तो इसका मतलब ये है कि वी कैन स्विच आवर फोर्सेस फ्रॉम हियर टू हियर और वाइस वर्सा। जी। तो जब ताशकंद डिक्लेरेशन हुई तो भाई साहब वापस कर दिए। इतना दुख हुआ हमारे को, कसम से कह रहा हूँ मैं। तो ये जो है पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको कुछ नहीं पता होता। पर मैं उस वक्त के जो जर्नैल थे हमारे, देखिए कर्नल चड्ढा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिन लोगों ने अपना खून बहा के कुछ चीज़ें हासिल की होती हैं, उन्हें उस चीज़ का महत्व पता होता है। और हमारी जहाँ तक पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं, तो कई बार सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है कि उस सिचुएशन में बहुत कुछ नहीं ऐसा है। देखिए, शास्त्री जी की डेथ हुई थी वहाँ पर, इसीलिए हुई। वो जो जिस गवर्नर साहब के साथ मैं था, LK झा, ही वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हिम। जी। तो मुझे याद है एक बार डिस्कशन हुई थी, वो और केवल सिंह जो क्या नाम है फॉरेन सेक्रेटरी थे, हम गुलमर्ग में थे, डिस्कशन हुई थी। मैंने सवाल पूछे ये वाले भी हुआ जी। तो मैंने कहा सर वो बड़ा था कि भी शास्त्री जी को मार दिया ये हो। वो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा था कि जो भुट्टो था ना, वो बड़ा, आपको मालूम है, बड़ा जोर शोर से बोलता था, अपने पॉइंट को करता था। तो उसने अल्टीमेटली जो रशियन ने भी मिल मिला के ये डिक्लेरेशन करवा दी जी। अच्छा, जो शास्त्री साहब थे, डिनर से पहले वो कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हैं ना, जैसे होता है, वहाँ हो रहा था 1 घंटे का। तो ही वॉज फीलिंग वेरी अनईजी, शास्त्री साहब, क्योंकि घर से उन्होंने बात की तो उन्होंने बोला यहाँ तो सब झंडे लेके सुबह तैयार हैं, यहाँ पर अगर पहुँचोगे तो उसको इतनी टेंशन हो गई, फिर वो खाना भी नहीं खाया उसने, फिर गया तो दैट्स व्हाई ही डाइड। हालांकि स्टोरी वो फिर कभी आज हम वापस इसी टॉपिक पे आते हैं। तो अभी अगर मान लो लड़ाई होती है तो अभी इनका एम होना चाहिए कि POK की जो, तो आप भी ये मानते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर बाकी है। अगर मोदी साहब ये भी देखते हैं, क्योंकि देखिए, जिस तरह अगर जो POK में रात को स्ट्राइक हुई है, कल रात को जो इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक की है, लेकिन हम लोग जितनी हमारी सोच है, हालांकि हम वहाँ तक नहीं सोच सकते जिस तरह से आर्मी के या लीडर सोचते हैं, ठीक बात है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी ये बात सोचती है। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद जब हम आगे बढ़ेंगे तो बलूचिस्तान में भी और POK में भी रिवोल्ट होगा, और उस रिवोल्ट में जो नतीजा आएगा वो, जिसको हम बहुत सालों से एक्सेप्ट जो जान रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वो आने वाला है, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। और कर्नल साहब, मैं इस सारे प्रकरण में कर्नल साहब से फिर दोबारा एक बार उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ये स्थिति थी कि हम क्यों ना जो स्ट्राइक हुई है या पहलगाम का जो बहुत बड़ा आघात हमें पहुंचा है, जो मानवता पे एक बहुत बड़ा आघात आतंकवादियों ने पहुंचाया है, उस पर चर्चा करें। तो कर्नल चड्ढा का मानना यह है कि अभी पिक्चर उनके हिसाब से भी बाकी है। एक पॉइंट और बताऊं जी। देखो, मोदी साहब है ना, जो अब उन्होंने 11 साल इतना काम किया, विकास किया, और वो उनके मन में ही होगा कि लड़ाई होगी मान लो, तो ना करके 10 साल पीछे हट जाएंगे। जिससे देखिए, हमेशा लड़ाई में कभी भी एक पक्ष का नुकसान नहीं होता। नहीं, पर वो देखते हैं कि इतना कुछ कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा ये। हालांकि जीरो नहीं होगा मेरे हिसाब से। जी जी। बीजेपी फिर भी आई, क्यों लोग, क्योंकि ये अगर नहीं करते, ये बहुत जरूरी है, तो लोगों ने और भी अपोजिशन आपको मालूम ही है किस तरीके से। दोस्तों, मैंने कर्नल चड्ढा के बारे में पहले भी बताया था कि राजपूताना राइफल के 8 बटालियन के कमीशन कर्नल RC चड्ढा सिर्फ और भी बहुत सारी खासियतें अपने साथ समेटे हुए हैं। उनका एक पहलू और भी है, उनकी जिंदगी का एक पहलू और है, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कर्नल साहब गाते बहुत अच्छा है। और यहाँ अक्सर मंचों पे, क्योंकि मुझे अभी पता लगा कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो हमारी अहीरवाल की भूतपूर्व सैनिकों की एक रैली थी रेवाड़ी में, उसमें भी कर्नल साहब ने एक देशभक्ति का गीत गाया था। तो क्यों ना, जब हम कर्नल साहब हम आप सबसे रूबरू हुए हैं, तो उनकी इस कला का भी आनंद लिया जाए। मैं कर्नल साहब से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसे माहौल में एक देशभक्ति का गीत वो अगर हमारे दर्शकों के लिए और खासकर मेरे लिए प्रस्तुत करें तो मैं बहुत गौरवान्वित होऊंगा। कर्नल साहब, मैं गाने से पहले 2 एक और भी मेरे में विधाएं हैं,
जी। आई एम इंडियाज फर्स्ट ग्लास बॉल आर्टिस्ट। ओह माय गॉड। तो ये इसके लिए हमें बहुत दोबारा करेंगे और मैं पूरा पॉडकास्ट लेके अच्छा, आऊंगा। फिर आई एम ए नेशनल स्कीयर ऑल्सो। ओके। गुलमर्ग में जो स्कीइंग होती है ना, जी जी हमारे आर्मी में कोर्स होता है विंटर वॉरफेयर, जी। मतलब फाइटिंग स्कीज, जी 3 महीने का कोर्स। जी जी उसके बाद फिर उस सिविल में जो छोटे मोटे कंपटीशन होते हैं ना, वो हमारे तो कुछ नहीं होता, वो जीता मैंने। कर्नल साहब, इन चीजों के बारे में अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा एक एपिसोड चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक क्योंकि है, मैं अलग से एक एपिसोड करना चाहता हूँ। ठीक है। और मैं आपकी ये जो कलाएं हैं ये आपको वो लोगों को एक अलग से कर्नल साहब का को रूबरू बिल्कुल कराना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल। तो अभी मैं चाहूंगा ऐसा है कि अभी जो गाना है ना, म्यूजिक को तो अच्छा लगता है। जो मैंने परसों चौथी गाया है, मैं सुना दूं इसी में, एक ही बात है, आवाज तो मेरी होगी। जैसा आप उचित समझे, या वैसे थोड़ा सा पहले सुना दूं? पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम ये ठीक है ना भी? जी जी। मेरी मखड़ा मेरी सोनिए चल बलिए, ये मेरी आवाज भी है। जी आई सिंग फ्रॉम केएल सेगल ऑनवर्ड्स। जी हेमंत, रफी, जी। किशोर सब गाता हूँ। और मेरे ने भगवान ने ऐसा गला दिया कि अपने आप ही एडजस्ट होती है। जी। ये डरे डरे। तो देशभक्ति की दो देशभक्ति, चार लाइनें आपके मुख से। अच्छा। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। धन्यवाद कर्नल साहब। मैं दोस्तों, दर्शकों, आपसे माफी चाहूंगा कि कर्नल साहब का, क्योंकि इस वक्त हम जो एक इशू लेकर बैठे थे, वो पहलगांव भी था, सेना की स्ट्राइक भी थी, तो जो कर्नल साहब की गायन कला है उसके बारे में अलग से बहुत जल्दी मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी के एपिसोड लेके आऊँगा। और आज सिर्फ इतना ही आपसे विदा चाहूँगा कि कर्नल साहब ने अपने ना केवल संस्मरण हमारे साथ साझा किए 1971 के वार के, बल्कि वार फुटेज पे, वार लेवल पे उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी शेयर की जो शायद हमें पता भी नहीं थी कि एक सैनिक किन किन दुविधाओं में और किन किन परिस्थितियों में बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है। और इसके लिए एक बार फिर मैं पहलगांव के शहीदों को नमन करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा और जल्द ही मिलूँगा कर्नल चड्ढा के साथ किसी दूसरे रूप में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच निर्मल साहब।